अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नदा वहीद फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ एंड इलनेस। यानी कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हेल्थ और इलनेस से रिलेटेड क्या है। बेसिकली लेक्चर आउटलाइन हम देखें तो इसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे। तो हमारे पास 4 अप्रोचेस आ रही हैं: फंक्शनलिस्ट अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, इंटरएक्शनिस्ट अप्रोच एंड लेबलिंग अप्रोच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सिक रोल। सिक रोल की बात करें तो सिक रोल इज़ अ पैटर्न। हम जो मरीज़ हो रहे होते हैं, जो जो लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, हम उनके साथ और उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे जो इंटरेक्शन होता है उसको हम सिक रोल कहते हैं। यानी एक पैटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बीमार है ये बंदा, तो ये बंदा ऐसे बिहेव करेगा, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ये, और हमें इनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो सिक रोल बेसिकली ये है। हमारे पास एक साइंटिस्ट था पैसन्स ने सिक रोल की 4 प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं। पार्सन्स एक साइंटिस्ट था जिससे रोल की 4 जो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की। नंबर 1 एस, जो लोग बीमार हैं वो अपनी कंडीशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो ये कि जो सिक रोल, जो लोग बीमार होते हैं वो अपनी जो रोल्स हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर सकते हैं, वो उससे आज़ाद हैं। थर्ड करेक्टरिस्टिक ये है कि जो लोग बीमार हैं वो सही होना चाहते हैं। एंड फोर्थ करेक्टरिस्टिक ये है कि उनको, जो लोग बीमार हैं उनको चाहिए कि वो मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प ले और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द रिकवरी की तरफ आए। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो भी बंदा आपके घर में बीमार है ये है, ये अगर आप भी बीमार है सिक रोल की। अब डिपेंड करता है कि किस में ये है या नहीं है, लेकिन ये एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न्स के लिहाज से है। उसके बाद हम अप्रोचेस पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस हैं। नंबर 1 इज़ फंक्शनलिस्ट अप्रोच। इसमें जो पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव के ज़रिए इफ़ अ सोसाइटी इज़ टू function as a stable system, it is important for the people to be healthy and to contribute to their society। यानी कि ये अप्रोच कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी एक स्टेबिलिटी की तरह काम करे, यानी आपकी सोसाइटी प्रॉपर स्टेबल सिस्टम की तरह काम करे, हर चीज़ प्रॉपर हो, हर चीज़ ऑन गोइंग हो, कोई मसला ना हो, तो वहाँ के हर इंसान को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितने भी लोग बीमार हैं उनको हेल्दी बनाने में। यानी कि अगर आपकी कोई भी बीमार है, उसको चाहिए कि वो हेल्दी हो, और जो भी सोसाइटी उसको चाहिए कि वो भी हेल्दी होने में लोगों की मदद करे, ताकि जो सोसाइटी है प्रॉपर एक स्टेबल सिस्टम की तरह चलती रहे। नेक्स्ट हमारी अप्रोच आती है, डैट इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव अप्रोच। एज द नेम शोज, कॉन्फ्लिक्ट यानी तजाद, इनइक्वालिटीज़। ये जब हम बात करते हैं ये पर्सपेक्टिव कहाँ जनरेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली हमें कहाँ एम्फेसाइज करें, जहाँ हमें हॉस्पिटल या क्लिनिक या हेल्थ केयर सिस्टम पे हमें क्या मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, तजाद मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ तजाद हो सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली एंड सोशल फोर्सेस। हाउ? देखिए, अगर हम कुछ लोगों को अगर हम प्राइवेट, गवर्नमेंट और उसकी हॉस्पिटल्स की बात करें, तो दोनों में पेशेंट्स को एक ही डॉक्टर होगा, लेकिन पेशेंट्स को देखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में ज़्यादा फीस करें, डैट इज़ इकोनॉमिकल। तो ये जनरेट करती है हेल्थ इन लोगों के अंदर इनइक्वलिटीज़ के। उसकी बात आ जाती है पॉलिटिकल, यानी हम कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहे हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है, और आम लोगों को इतना अच्छे से नहीं देख रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा लोगों के अंदर। एंड सोशल, जिन लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो आम लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, तो इन इक्वालिटीज़ जनरेट होंगी। और क्या क्या इन इक्वालिटीज़ हो सकती हैं? नमो, इसके एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ, ये क्या होता है बेसिकली, लोकल फिजिशियंस, लोकल हॉस्पिटल्स और डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्रीज लाइक लोकल इंश्योरेंस कंपनीज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो या आम सस्ती दवाइयाँ, छोटे छोटे जो बेसिक लोकल डॉक्टर्स हैं उन्होंने हॉस्पिटल बना लिए जस्ट टू अर्न मनी, और उसके साथ साथ बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, और पूरा ही मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया, जिसकी बेसिस पे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, लोगों को आराम नहीं आ रहा, और उनको जितनी सेहत मिलनी चाहिए उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये भी इन इक्वलिटीज़ लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहा है।
उसके बाद हमारी थर्ड अप्रोच आती है, डैट इज सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। बेसिकली ये कहती है इस अप्रोच के तहत हमें हेल्थ और इलनेस, वी शुड सोशली कंस्ट्रक्ट हेल्थ एंड इलनेस एंड हाउ बोथ शुड बी ट्रीटेड। यानी इस अप्रोच के थ्रू हम कहते हैं कि हेल्थ और इलनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए या देखना चाहिए। यानी हम इलनेस को हेल्थ में कंसीडर ना करें और हेल्थ को इलनेस में कंसीडर ना करें। एंड अगर इलनेस है तो हमें क्या करना चाहिए और हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। Medicalization, the process whereby non-medical problems become defined and treated as illness or disorders। यानी कि मेडिकलाइजेशन कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें नॉन मेडिकल प्रॉब्लम को हमने क्या कह दिया, इलनेस और डिसऑर्डर्स कंसीडर कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, ये बहुत सारे मेडिकल जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं हम उनको बीमारी कंसीडर ही नहीं करते थे। होम लोनलीनेस हम कंसीडर नहीं करते थे ना, लेकिन अब हम इसको होम सिकनेस, तो अब हम इसको बीमारी कंसीडर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेडिकलाइजेशन। अब हम बात करें डी मेडिकलाइजेशन, ये क्या है, द प्रोसेस वेयर बाय प्रॉब्लम सीजेस टू बी डिफाइंड एज एन इलनेस और डिसऑर्डर। यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें हमने क्या किया, हमारी जो भी बीमारियां थी हमने उनको क्या कर दिया, वो पहले मेडिकल में फॉल करती थी, अब हमने उनको क्या कर दिया, नॉन मेडिकल में कंसिडरेट कर दिया। यानी पहले हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते थे उनको हम कहते थे कि, यानी जो जेंडर आप जो ट्रांसजेंडर्स की हम बात करें, आप जो समझते हैं, पहले हम कहते थे कि अगर ये फीमेल अगर महसूस कर रही है कि मैं लड़का हूँ तो ये प्रॉब्लम है, ये इसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। आजकल इस चीज़ को हम नॉर्मल कंसिडरेट करते हैं, इसको हमने बीमारी को किस में कंसिडर करना शुरू कर दिया, डी मेडिकलाइजेशन में। तो आपने अंडरस्टैंड के लिए मेडिकलाइजेशन क्या होती है, डी मेडिकलाइजेशन क्या है। फोर्थ अप्रोच हमारे पास आ रही है, डैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव, द क्लिनिकल गेज। यानी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो यानी कि जो भी सीनियर डॉक्टर्स हो जाते हैं, उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो इतनी अच्छी कर ली कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जो पेशेंट को देख के ही वो डायग्नोस कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ अच्छे तरीके से बात करके उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को वो कम से कम कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को प्रॉब्लम है, बुखार हो रहा है, कुछ भी है, उसको कोई भी इस तरह की बीमारी हो गई कि उसमें उसको स्ट्रेस भी साथ साथ हो रहा है। स्ट्रेस क्या करेगा, आपकी बीमारी को और बढ़ाएगा। अब अगर एक प्रॉपर डॉक्टर है, यानी प्रॉपर जिसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस है, वो पेशेंट की कंडीशन देख के ही उसको समझ जाएगा कि इसको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स की ज़रूरत है, इसके साथ नाइसली जेंटली बात करने की ज़रूरत है, और वो बात करेगा उससे बहुत ही उसके तरीके पे लेवल पे आके, तो ऑटोमेटिकली उस पेशेंट का स्ट्रेस ठीक हो जाएगा और वो कोशिश करेगा कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हेल्दी हो। तो पोस्ट ये थी हमारे पास 4 अप्रोचेस। एक थी फंक्शनलिस्ट अप्रोच, यानी हर एक को जल्द अज जल्द सही होना चाहिए। इसमें हमारे पास सिख रोल आ रही थी कि अगर कोई बंदा बीमार है तो अपनी बीमारी का जिम्मेदार नहीं है। सेकेंड अप्रोच थी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जिसमें इनइक्वलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर की बात हो रही थी, मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी। थर्ड अप्रोच थी सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच, जिसमें हम कह रहे थे हेल्थ और इलनेस को अलग अलग कंस्ट्रक्शन अलग अलग कर रहे थे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे थे। एंड फोर्थ थी पोस्ट मॉडर्निस्टिक पर्सपेक्टिव, जिसमें क्लिनिकल गेज की बात हो रही थी, यानी डॉक्टर्स को अपनी ऑब्जर्वेशंस और अच्छी करनी चाहिए ताकि वो ट्रीट कर सके। देन हम बात करते हैं मेंटल इलनेस की। मेंटल इलनेस क्या होती है? मेंटल इलनेस यानी आपका कोई भी वो प्रॉब्लम जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी बेसिस पे क्या हो रहा है कि किसी भी इंसान की जो बिहेवियर में वो चेंजेस इस तरह के आ रहे हैं कि जो सोसाइटी उसको इनएक्सेप्टेबल है या डेविएंट है, यानी जो नॉर्मल होना चाहिए उससे अलग है। गुस्सा भी आ सकता है और खामोशी भी छा सकती है और किसी भी तरीके का वो बिहेवियर जो नॉर्मल से अलग हो और जिसकी बेसिस पे आपकी मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल इलनेस। तो जितनी मेंटल इलनेस से रिलेटेड डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं, तो अगर हम डिफरेंट स्टडीज़ की बात करें तो 2 एरा में मेंटल इलनेस सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, एक 18 से 25 साल में और दूसरी ये 50 प्लस
जितने भी हमारे पास ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। लेकिन जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमें सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस किन में मिली, 18 से 25 साल यानी 30% थी उनमें, और जो 50 और ओल्डर एज थे उनमें 14.3% मिले। तो आपकी जो मेंटल इलनेस है वो आपको बायोलॉजिकली, सोशोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली एंड सोशली हर फैक्टर से आपको इन्वॉल्व कर रही है मेंटल इलनेस। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं कि वो कंडीशन जिसमें आपके लिए मुश्किल हो जाए कोप अप करना, इम्पॉसिबल हो जाए, आप रोज़ रोज़ उस चीज़ को कोप अप करते हुए, हैंडल करते हुए आप नहीं कर पा रहे हैं। Criteria for psychiatric disorder identified by the American Psychiatric Association. अब कौन कौन सी क्राइटेरिया है? नंबर 1 इज़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व है और किस टाइम, जब डेवलपमेंट हो रही है, यानी जब आप छोटे से बड़े हो रहे हैं और आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, जो डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं उसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में लाई कर रहे होते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आ सकते हैं या ऑटिज़म वगैरह का डिसऑर्डर इसमें आता है। देन शीज़ोफ्रेनिया यानी जिसमें पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस हो रही हैं, डिलूजन्स हो रहे हैं, यानी उनको कुछ नज़र आ रहा है या उनको महसूस हो रहा है कि कुछ है। नेक्स्ट आते हैं आपके बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें यानी पेशेंट्स के दो तरह के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत ख़राब हो जाता है। ये डिप्रेशंस हो गए और डिफरेंट मैनियाज हो गए। उसके बाद हम देखें डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में हमारे पास आ जाते हैं मूड डिसरेगुलेशन, जो हमें 18 ईयर्स प्लस जो यंग एज में सबसे ज़्यादा कॉमन मिल रहे होते हैं। फिर आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटीज डिसऑर्डर इज सो कॉमन, इसमें या तो पेशेंट को पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं या फोबिया भी हो सकता है। अब इसके लिए हमने क्या किया, मेडिकल अप्रोच में एक और ट्रीटमेंट की एक और फील्ड है जिसको कहते हैं हॉलिस्टिक मेडिसिन। व्हाट इज़ हॉलिस्टिक मेडिसिन? यानी कि इस हॉलिस्टिक मेडिसिन में आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके स्पिरिट, आपकी हर चीज़ इन्वॉल्व है। यानी आपको सिर्फ ये नहीं कि आपकी बॉडी, आप फिजिकली हेल्दी हो, आप इमोशनली भी हेल्दी हो, आपका माइंड हेल्दी हो। आपका सिर्फ ब्रेन का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका माइंड का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ ये नहीं कि आपको सुकून, रिलैक्सेशन भी आप जो है अचीव कर रहे हो, जो भी आपको ट्रीटमेंट हो, सिर्फ फिजिकली आप ठीक ना हो, आपके सिम्टम्स को ठीक नहीं कर रहे, आपको अंदर से ठीक कर रहे हैं, वो आती है आपकी होलिस्टिक मेडिसिन में। देन आ जाती है आपकी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है कि आपको कोई भी फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाए, जिसकी बेसिस पे आप जो हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान, उस कोई भी फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट होने की बेसिस पे वो अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लाइफ है, वो कोई भी काम है वो नहीं कर पा रहा है, उसको हम डिसेबिलिटी में कंसीडरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉक नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो उसको डिसेबल हम उसको कंसीडरेट करें, अगर वो कंटिन्यूस उसकी कंडीशन काफ़ी कोई इंजरी के बाद हो गई है। सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस। अब यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स कमेटी ने एक लिस्ट जनरेट की जिसके मुताबिक 12 फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1 इज़ हेल्थ इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक कंडीशंस। सेकेंड इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी आप जो खा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देन आपकी एजुकेशन, उसमें आपके लिटरेसी एंड स्किल्स आ रहे हैं, यानी आप कितना पढ़ लिख सकते हैं। देन आपकी कंडीशन ऑफ वर्क, के काम की नौइयत कैसी है, कैसा काम है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, काम कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट है, किस तरह का है, या डेली वेजेस पे काम है। देन आपकी सेविंग्स, देन आपकी ट्रांसपोर्टेशंस, यानी आप बाइक है आपके पास, गाड़ी है, साइकिल है, पैदल चल के जाते हैं, किस तरह आप ट्रांसपोर्टेशन। देन आपकी हाउसिंग, कहाँ रहते हैं, किस तरह का घर है, रिलैक्स है नहीं है, क्लोथिंग, कपड़े आप किससे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अक्सर लोगों को आप देखेंगे कि एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर कम होता है, टाइम नहीं होता है, या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते, यानी कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें उनको मज़ा आए, रिलैक्स मिले। एंड देन सोशल सिक्योरिटी, जो कि अगर हम देखें हमारी तरफ कम ही है, खैर क्या किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा। एंड देन ह्यूमन फ्रीडम, जहाँ इंसान को अपनी हर बात कह देने की आज़ादी हो। ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे किस में आते हैं, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आते हैं। देन हमारे पास लास्ट है हाउस वाइफ सिंड्रोम। ये क्या होता है कि जब फीमेल्स अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रही हैं और
एक टाइम आता है कि वो कब किस टाइम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते करते स्ट्रेस होते होते उनको फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। इसको हम कहते हैं हाउस वाइफ सिंड्रोम, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पर डायग्नोस नहीं हो पाता है। खैर, रेफरेंस के लिए ये बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं, जो अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।